हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी एकदम अच्छी चल रही होगी। और फिलहाल अगर मैं बात करूँ कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, तो इस टाइम पर मैं थोड़ी सी तो रिवीजन कर रही हूँ, वो है जीएस वाले पार्ट का। जो मैं कुछ जीएस की अलग अलग चीज़ें पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। एक तो मैं जीएस वाला जो पार्ट है ना, जीएस वाले सब्जेक्ट को मैं पढ़ रही हूँ अंकित भाटी सर की, येलो कलर की बुक आती है, उससे मैं अपना जीएस वाला पार्ट पढ़ रही हूँ। और अगर हिंदी की बात करूँ तो हिंदी की मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं हिंदी की ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रही हूँ। जो नवीन सर ने 20 प्रैक्टिस सेट कराए थे ना एग्ज़ाम से पहले, तो वो वाले प्रैक्टिस सेट में कर रही हूँ, क्योंकि उसमें सर ने ना एक से कराया हुआ है। मतलब एकदम ऐसे मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन नहीं है, सभी एक चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे कि संधि वाला एक चैप्टर हो गया, तो एक क्लास के अंदर सभी संधि के क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो उसमें ना सारा पार्ट कवर हो जाता है, जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, मतलब जितने भी हमारे टॉपिक हैं हिंदी से रिलेटेड। तो उसकी 20 के आसपास क्लासेज हैं। मेरी 18 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, 2 क्लास और लेनी है मुझे। और उन 2 क्लास में सिर्फ साहित्य वाला पार्ट कराया सर ने, तो बस मेरा वो साहित्य वाला पार्ट रह रहा है, बाकी क्लासेस मैंने ले लिए। और कुछ मैं रीजनिंग पढ़ रही हूँ, जो कि मैं पढ़ रही हूँ अपनी बुक से, जो कि है राहुल शर्मा सर की बुक। तो रीजनिंग में वहाँ से पढ़ रही हूँ। और अगर मैं जीएस की बात करूँ तो मैं अंकित भाटी सर की येलो कलर की बुक से पढ़ रही हूँ। और हिंदी मैंने आप सभी को बता दिया, नवीन शर्मा सर ने जो क्लासेस कराई हुई थी एग्जाम से पहले, जो 20 प्रैक्टिस सेट सर ने कराए थे हिंदी में, वहाँ से कर रही हूँ। तो आज हिंदी साहित्य वाला पार्ट नोट कर लेते हैं और आज इसको कंप्लीट कर लेंगे, चाहे वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाए, लेकिन आज इस वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। थर्ड क्लास की बात करूँ, देखो हिंदी की बुक से पढ़ना आपको लगेगा कि हम हिंदी की बुक से क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदी की बुक के अंदर ना इतने सारे लेखक और इतने सारे कवि दिए हैं, आप उनको याद नहीं कर पाओगे। मतलब हर एक लेखक के बारे में, जो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जिनसे क्वेश्चन कभी आए भी नहीं होंगे। तो इसलिए मैंने सभी लेखक या सभी कवि नहीं पढ़े हैं, जितने मैंने पढ़ा है मैं आप सभी को सिर्फ उतना ही बताने वाली हूँ। आपको कुछ अगर एक्स्ट्रा में पढ़ना हो तो आप सभी पढ़ सकते हो। और क्योंकि आज मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर काफ़ी सारी रचनाएं शेयर की हुई थी, जो आदिकाल की हैं, रीतिकाल की हैं, भक्तिकाल की हैं, और जो उससे सबसे पहले आदिकाल की हैं। तो जितनी मैं बात करूँ तो देखो, मेरे पास कोई प्रोफेशनल कैमरा वगैरह तो है नहीं है, मेरे पास अपना फ़ोन है। तो उससे जितनी जैसी पिक्चर आप आती है ना, मैंने काफ़ी क्लियर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है। मैंने भी बाद में देखा पोस्ट करने के बाद, क्योंकि उसकी थोड़ी सी क्वालिटी और डिक्रीज़ हो जाती है जब हमने नॉर्मल कैमरे से, जब मैंने अपने फ़ोन से वो पिक्चर्स ली थी उन सभी की, जो मैंने हिंदी साहित्य वाला जो पार्ट है उनकी पिक्चर्स ली थी, तब वो क्लियर दिखाई दे रही थी। लेकिन जब मैंने उनको पोस्ट किया तो वो क्लियर नहीं दिखाई दे रही हैं। और उसमें मेरी कुछ गलती नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से ली थी वो, तो इससे ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए हिंदी साहित्य वाला जो पार्ट है वो बुक से नहीं हो पाएगा। और अगर मैं बात करूँ तो बुक से तो इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं ना, मतलब आई थिंक 10 से 15 या शायद 20 पेजेस के आसपास होंगे बुक के अंदर, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, जहाँ पर हिंदी साहित्य वाला पार्ट कराया हुआ है। और इतना तो नहीं आता हिंदी साहित्य वाले पार्ट से कि आपको इतना सारा पढ़ने की ज़रूरत है। सिर्फ कुछ ही इंपॉर्टेंट लेखक है, कुछ ही इंपॉर्टेंट कवि हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, और तो बस उतने ही पढ़ने वाले हैं हम भी। अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो हो जाते हैं, जो मॉक टेस्ट में सर देते हैं। तो आई होप कि जो बाकी के होंगे वो भी हो जाएंगे कवर। तो इसलिए अभी हम फिलहाल, मैं अपने नोट से बता देती हूँ आप सभी को जो जो मैंने लिख रखे हैं। इससे पहले जो 2 वीडियो हो चुके हैं उसमें मैं बता चुकी हूँ, जो मैंने हिंदी साहित्य वाला पार्ट पढ़ा था। आई होप कुछ आप में से कुछ लोगों ने तो नोट्स किया होगा, आई थिंक ज़्यादा लोगों ने तो नहीं किया, लेकिन जितने लोग कर रहे हैं तो उनको नोट्स कर लेना। और बाकी आज मैं लिखवा देती हूँ, और आज इसको कोशिश करेंगे कि पूरा कंप्लीट कर लें हिंदी साहित्य वाला पार्ट। तो आज लिख लेते हैं गुलाब राय जी की कुछ रचनाएं हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, उनकी पहली रचना है आलोचक रामचंद्र शुक्ल, और दूसरी है नवरस, थलुआ कलब, नरसे नारायण, प्रबंध प्रभाकर, और एक है मन की बातें, मेरी असफलताएं, राष्ट्रीयता, हिंदी काव्य विमर्श, और सिद्धांत और अध्ययन। और अगर मैं इनकी इंपॉर्टेंट रचनाओं की बात करूँ ना, गुलाब राय जी की ठलुआ क्लब और नरसे नारायण और नवरस, मन की बातें और मेरी असफलताएं भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको पढ़ लेना गुलाब राय जी की। और फिर बात करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी की पहली तो है वीरों का कैसा हो वसंत, और दूसरी है बिखरे मोती, मुकुल, त्रिधारा, और झांसी की रानी। तो झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की भी है, और आई थिंक झांसी की रानी जो है ये भगवती शरण वर्मा जी की भी है, भगवती शरण वर्मा जी की। तो इनकी यही रचनाएं हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की। इनकी जो ज़्यादातर रचनाएं थी ना वो थोड़ी वैसी थी जो देशभक्ति से रिलेटेड होती हैं, तो इस तरह की रचनाएं थी इनकी। इनकी ज़्यादा रचनाएं नहीं है, मेरे पास सिर्फ 5 रचनाएं ही लिखी हुई हैं। और उसके बाद आते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की। इनको हालावादी कवि भी कहा जाता है। और अगर मैं बात करूँ जो इनकी जो रचनाएं हैं ना, मधुयामिनी, निशा निमंत्रण, मधुशाला, मधुकलश, अग्निपथ, खादी के फूल, और नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, मधुकलश, मधुबाला, और सूत की माला, एकांक संगीत, और तेरा हार। ये जितनी भी रचनाएं हैं ना, ये सभी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। और उसके बाद आते हैं अज्ञे जी, सच्चिदानंद वात्स्यायन हीरानंद अज्ञे। इनका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है कभी कभी तो।
और प्रयोगवाद के प्रवर्तक माना जाता है इनको ही, अज्ञे जी को प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी हैं ये। और इनकी रचनाएं हैं सुनहरे सहवाग, तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, आंगन के पार द्वार, नदी के द्वीप, इंद्रधनुष रौंदे हुए और कितनी नावों में कितनी बार। और इनकी कुछ रचनाएं ना मैंने अगले वाले पेज पर लिखी हुई है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इनकी रचनाएं हैं पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, और एक बूंद सहसा उछली, हरी घास पर क्षण भर, शेखर एक जीवनी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। और एक है कोठरी की बात, उत्तर प्रियदर्शी, त्रिशंकु, त्रिशंकु भी इनकी एक इम्पोर्टेंट रचना है। और एक है कागज, कागज नहीं एक्चुअली में कागद है, कागद कोरे, अपने अपने अजनबी और भग्नदूत। और है एक लास्ट है इनकी चिंता। तो अज्ञे जी की ये सभी हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की हैं, जिनको काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक भी माना जाता है। तो इनकी कुछ रचनाएं हैं। इनकी ज़्यादातर रचनाएं याद करने में थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इनका नाम थोड़ा अलग अलग है। जैसे कि एक तो है भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान, रूपक रहस्य, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। तो इनकी 3 ही रचनाएं लिखी हुई हैं मेरे पास तो। और एक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, जो कि है उसने कहा था, जो लास्ट में नीचे लिखी हुई है। और इसके बाद मलिक मोहम्मद जयसी जी की हैं पद्मावत, अखरावट, पद्मावत जो है अवधी भाषा में लिखा हुआ है, अखरावट, कहरनामा, आखिरी कलाम और चित्रलेखा। कालिदास जी की है, कालिदास जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कालिदास जी की जितनी भी कृतियाँ हैं सभी पढ़ लेना। मालविकाग्निमित्रम, कालिदास जी की कविताएं मतलब कृतियाँ याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी जितनी भी रचनाओं के नाम है ना वो ऐसे हैं जैसे संस्कृत के होते हैं। मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम और ऋतु संहारम। और अगर यशपाल जी की बात करूँ, इनकी कुछ रचनाएं हैं जो इधर पेजेस पर लिखी हुई है, जो सबसे राइट वाली साइड लिखी हुई है, झूठा सच, अमिता, तेरी मेरी उसकी बात, और नेक्स्ट है दादा कामरेड, और एक है देशद्रोही। और इसके बाद आती है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कुछ रचनाएं हैं। द्विवेदी युग का जनक भी माना जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ही, और इनको सुकवि किंकर भी कहा जाता है द्विवेदी जी को ही। इनकी रचनाएं हैं काव्य मंजूषा, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, कालिदास और उनकी कविता महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। ये इनकी पूरी रचना का नाम है, जो इतना बड़ा नाम है। और एक इनकी रचना है अद्भुत आलाप, कालिदास की निरंकुशता, नैषधीय चरितम चर्चा, विचार विमर्श, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी नवरत्न। और नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र इनकी तो नहीं होनी चाहिए, भरत मुनि की है नाट्यशास्त्र, तो शायद इनकी भी होगी, क्योंकि मैंने ऐसा तो नहीं है कि कहीं से भी लिख दिए, कहीं ना कहीं से मैंने पढ़ा होगा इसलिए लिखा होगा यहाँ पर। तो नाट्यशास्त्र भरत मुनि जी की भी है, लेकिन शायद इनकी भी होगी। तो एक बार वैसे मैं चेक कर लूँगी इसको दोबारा से, ऐसे होनी तो चाहिए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की यही है, वैसे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकी रसज्ञ रंजन इंपॉर्टेंट है, इनकी जो कृति है, और ज़्यादा बाकी तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हरिशंकर प्रसाद जी की जरूर पढ़ लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काफ़ी। जैसे इनकी एक तो रचना है जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, हंसते हैं रोते हैं, और तब की बात और थी, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, और अंत में, इनकी रचना का ही नाम है और अंत में, विकलांग श्रद्धा का दौर और ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ये 2 अलग अलग रचनाएं हैं कि विकलांग श्रद्धा का दौर और ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये 2 इनकी अलग अलग रचनाएं हैं। और अगर मैं बात करूँ, ये वाली रचनाएं हम पढ़ चुके हैं, ये वाली भी हमने पढ़ ली है। और इसके बाद है अष्टछाप के कवि, और लिख लेना, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से अष्टछाप के कवि हैं। जैसे एक तो है सूरदास जी, और कुंभन दास, परमानंद दास थर्ड है ये। उसके बाद में कृष्णदास हैं और चित्त स्वामी हैं, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज स्वामी और नंददास। तो ये वाले सारे याद कर लेना। सबसे ज़्यादा जो इनमें इम्पोर्टेंट है वो है सूरदास जी, जो अष्टछाप के कवि में ही आते हैं। तो इन सभी को ना याद कर लेना, कभी कभी इनके नाम देकर पूछ लिया जाता है कि कौन से अष्टछाप के कवि हैं और कौन नहीं हैं। और कुछ हैं जो हिंदी में प्रथम हुए, जैसे कि हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को कहा जाता है, और हिंदी की प्रथम रचना है श्राव का चोर, जो श्राव का चार, जो कि देवसेन ने लिखी है। और हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है नहुस, गोपाल चंद्र गिरधर दास जी का है ये। और हिंदी का पहला उपन्यास जो माना जाता है परीक्षा गुरु को माना जाता है, जो कि लाला श्रीनिवास दास जी का है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा माना जाता है अर्ध कथानक को, बनारसी दास जैन की है ये। प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है इंदुमती, जो कि किशोरी लाल गोस्वामी जी की है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है, तो यह है इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी की। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य माना जाता है साधना को, जो कि है राय कृष्ण दास जी का। और हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ है भाषा योग वासिष्ठ। और हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो।
हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। जिन्होंने भी यूपी बोर्ड से किया होगा 10th और 12th, तो उनको पता होगा। ये सारी रचनाएं मैंने ना एक्चुअली में पढ़ चुकी हूँ। मैं सारी रचनाएं 10th और 12th तक पढ़ी थी मैंने ये, जो कि गंग कवि ने लिखी है। हिंदी की प्रथम एकांकी है एक घूट, जयशंकर प्रसाद जी की है। हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना है छंदमाला। और हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र जो है उद्यत मार्तंड है। और प्रथम दैनिक पत्र जो है समाचार सुधावर्षण है। तो दैनिक अलग है और साप्ताहिक अलग है। और उसके बाद हिंदी की प्रथम कवयित्री मानी गई है मीराबाई जी। तो हिंदी में जो चीज़ें प्रथम हुई हैं, पहला नाटक कौन सा था, पहला उपन्यास कौन सा है, पहली कहानी कौन सी है, वो सब हमने पढ़ लिया है। ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, सिर्फ थोड़ा सा ही पढ़ा है। और उसके बाद मैं बात करूँ, कुछ क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट थे, मुझे अलग से भी लिखवाने थे। जैसे कि एक क्वेश्चन है, ये ना कभी कभी गुरु और शिष्य जरूर पूछ ले जाते हैं, तो ये और लिख लेना। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, सूरदास जी के गुरु हैं वल्लभाचार्य जी। ठीक है, सूरदास जी के गुरु हैं वल्लभाचार्य जी। और वल्लभाचार्य जी के गुरु हैं विष्णु स्वामी। ठीक है। और सुंदर दास जी के गुरु हैं दादू दयाल। तो नोट्स में अगर आप देखोगे तो थोड़ा समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं सही से बोल रही हूँ, तो बोलने पर भी ध्यान देना, क्योंकि नोट्स में तो आपको दिखेगा ही, लेकिन उसमें थोड़ा सही से समझ नहीं आएगा। और सूरदास जी के गुरु हैं वल्लभाचार्य जी, वल्लभाचार्य के विष्णु स्वामी। और सूरदास जी के गुरु हैं दादू दयाल। और अगर मैं नंददास जी की बात करूँ, इनके गुरु हैं विट्ठलनाथ। और निम्बिकाचार्य के गुरु हैं नारद मुनि। और शंकराचार्य के जो गुरु जी हैं वो है गोविंद योगी। कबीर जी के गुरु कबीरदास जी के। और रैदास जी के गुरु हैं रामानंद। तो रैदास और कबीर के गुरु हैं रामानंद। वल्लभाचार्य के गुरु हैं विष्णु स्वामी। गोरखनाथ जी के गुरु हैं मत्स्येंद्र नाथ। तो आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, तो गुरु गोरखनाथ जी के बारे में। गुरु गोरखनाथ जी के गुरु हैं मत्स्येंद्र नाथ। और मीराबाई जी के गुरु हैं रैदास। ये वाला जो क्वेश्चन आया था, ये वाला एग्जाम में आया था 17 फरवरी की, पहली शिफ्ट में मेरा एग्जाम था, ये क्वेश्चन आया था। तो होपफुली मेरे नोट्स में ये सभी लिखे हुए थे, गुरु और शिष्य जितने भी हैं कुछ इंपॉर्टेंट से लिखे हुए हैं, और मोस्टली ना इनमें से ही क्वेश्चन आता है। तो मीराबाई जी के गुरु हैं रैदास जी। तुलसीदास जी के गुरु हैं नरहरिदास जी। और मैथिली शरण गुप्त जी के, और प्रेमचंद जी के, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के। इन सभी के गुरु हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इन सभी के गुरु हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। और अगर मैं कुछ रचनाओं की बात करूं, जैसे कुछ रचनाएं हैं इम्पोर्टेंट, जैसे कि पहली तो है हम्मीर रासो, जो कि हम्मीर रासो है शारंगधर की। और खुमान रासो है, खुमान रासो दलपति विजय। ये आदिकाल की कुछ रचनाएं हैं जिनमें से आने के कुछ चांसेस हैं। तो हम्मीर रासो है शारंगधर की, खुमान रासो है दलपति विजय, और विजयपाल रासो है नरसिंह भाट, पृथ्वीराज रासो है चंद्रबरदाई, बिसलदेव रासो है नरपति नाला। तो अगर आपको जैसे आदिकाल की जो रचनाएं होती है, इनका नाम अगर आपको पहचानना है तो इनमें ज़्यादातर ना रासो लगा होता है लास्ट में। तो बिसलदेव रासो है नरपति नाला जी की, जयचंद्र प्रकाश है केदार भट्ट की, जयमयंक जस चंद्रिका है मधुकर की, और पदावली कीर्ति लता और कीर्ति पताका है विद्यापति जी की, और स्वयंभू है पामचरी की। और भक्ति काल के तो ये सभी आपको पता ही होगा। तो इम्पोर्टेंट इसमें सिर्फ इतना ही पार्ट था जो इम्पोर्टेंट है। और हिंदी साहित्य के लिए अब ये सिर्फ लास्ट पेज बचा हुआ है, जो कि लिखवाया था नवीन सर ने अपनी क्लासेस में लिखवाया था। तो ये वाला मुझे ध्यान नहीं 20 प्रैक्टिस सेट का है या फिर 40 प्रैक्टिस सेट का है। इसमें ना अलग अलग टाइम पीरियड बताया हुआ है कि किस काल के लिए कितना टाइम पीरियड रहा है। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, सबसे पहले आदिकाल से स्टार्ट होती है। तो आदिकाल का है 1000 से 1350 ईस्वी तक का आदिकाल का माना गया है। और इसके बाद भक्ति काल का है 1350 से 1650। ये सीक्वेंस में लिखा है, इसलिए याद करना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले आदिकाल का 1000 से 1350। उसके बाद भक्ति काल आता है। भक्ति काल का टाइम पीरियड रहा है 1350 से 1650 तक। और रीति काल का रहा है 1650 से 1850। उसके बाद आया आधुनिक काल। आधुनिक काल अगर माने तो 1850 से अभी तक चल रहा है आधुनिक काल। लेकिन इसके अंदर भी ना फिर अलग से टाइम पीरियड भी रहा है, जिसके अंदर अलग अलग हुए हैं। जैसे सबसे पहले आधुनिक काल के अंदर सबसे पहला काल आया था भारतेंदु युग, जिसमें था 1850 से 1900 तक का टाइम पीरियड। 1850 से 1900 तक जो टाइम पीरियड रहा है, उस टाइम में जो रचनाएं हुई हैं वो भारतेंदु युग की है। उसके बाद आया द्विवेदी युग 1900 से 1918। और छायावादी युग था 1918 से 1936 तक। इसके सबसे बाद में जो आया वो है छायावादोत्तर युग, जो कि है 1936 से जो अब तक चल रहा है वो छायावादोत्तर युग है। तो यही सब टाइम पीरियड है इतना। मुझे लगता है इसमें शायद कुछ कम भी हुआ होगा, बट लेकिन जितना भी सर ने लिखवाया उतना मैंने लिखा हुआ है। तो ये उतना टाइम पीरियड उन्होंने बताया था सर ने, तो ये वाला टाइम पीरियड लिख लेना। क्योंकि कभी कभी इनका ना टाइम भी पूछ लिया जाता है कि भक्ति काल का टाइम पीरियड क्या है, क्या रीति काल का टाइम पीरियड कितना है।
जैसे अगर मैं बात करूँ, और हिंदी खड़ी बोली का स्वर्ण युग छायावाद को कहा जाता है, क्योंकि छायावाद के टाइम पर ना सबसे ज़्यादा जो रचनाएं हुई थी वो खड़ी बोली में हुई होंगी। छायावाद के 4 स्तंभ, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो जयशंकर प्रसाद जी को, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराली जी को, और सुमित्रा नंदन पंत जी को, और महादेवी वर्मा जी को ये छायावाद के 4 स्तंभ माना जाता है। तो मेन जो रचनाएं की थी वो इन्होंने की थी, या फिर मैं कहूँ कि मतलब इनका जो ज़्यादा योगदान रहा होगा छायावाद के लिए, इसलिए इनको छायावाद के जनक वो माना जाता है। 4 स्तंभों में से एक है जयशंकर प्रसाद जी, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा जी, इन चारों को ही छायावाद के 4 स्तंभ है ये। और उसके बाद अगर मैं द्विवेदी युग के कुछ प्रमुख जो लेखक या कवि हुए हैं उनकी बात करूँ, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, श्रीधर पाठक है, रामनरेश त्रिपाठी हैं, हरिओध जी हैं। छायावादोत्तर युग में माखनलाल चतुर्वेदी जी आते हैं और बालकृष्ण शर्मा आते हैं। और शुक्ल युग में रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी और मुंशी प्रेमचंद जी आते हैं। तो इनका थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना कि कौन से जो लेखक या वो हुए हैं वो कौन से टाइम पीरियड में आते हैं। जैसे शुक्ल युग के अंदर रामचंद्र शुक्ल जी हो गए, प्रेमचंद जी हो गए, ये आ गए। तो कभी कभी ये पूछ लिया जा सकता है, ज़्यादा का तो मुझे नहीं पता है, इन थोड़ा सा का ही पता है। तो ये वाला पार्ट नोट कर लेना जितना भी था। और आज मुझे लगता है बस इतना ही था हिंदी साहित्य वाला पार्ट के लिए, ये सभी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं लिखवाया है सर ने भी ये सभी रचनाएं लिखवाई हैं। उसके अंदर थोड़ी सी कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, तो अगर आप पढ़ना चाहो तो बुक वगैरह से पढ़ सकते हो, लेकिन मैं तो इतना ही पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा भी नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा अगर आपने देखा होगा 17 का जो एग्ज़ाम हुआ था सिर्फ ईजी सी पूछी हुई थी, किसी में प्रेमचंद जी की पूछी हुई है, किसी में उनसे पूछी हुई है जो कि मीराबाई जी हैं। तो कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था। तो मुझे लगता है जितना मेरे नोट्स में है, जितना मैंने आप सभी को लिखवा दिया है, इतना एनफ है, इनसे ही आना चाहिए क्वेश्चन। कोई बाहर आता है तो वैसा मुझे लगता नहीं है कि इनसे हो जाएगा कवर। तो ऐसा नहीं है कि बुक के अंदर तो बहुत सारी होती हैं, वो याद नहीं रहेंगी, उनके अंदर तो इतना सारा मटेरियल होता है बुक के अंदर, सभी याद भी नहीं करना होता। 1 से 2 3 जितने भी क्वेश्चन आते होंगे साहित्य से। तो आई होप कि ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है साहित्य का। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।